जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे परिवार को भी नहीं पता था कि हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में हमारी एजेंसी का बहुत बड़ा एक किस्म से हाथ रहा है। क्या चैलेंजेस रहते हैं? देखिए, हम आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो डिफेंस के हैं चाहे पुलिस के हैं, उनकी तरह हम लोग फिगर आउट नहीं होते। हम एक किस्म से छुपे हुए रहते हैं, आम आदमी की तरह चलते हैं, आम आदमी की तरह जाके अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वहाँ बैठ के जो काम होता है वो दूसरे किस्म का। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की होती है? हम आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमारे यहाँ का एम्प्लॉय, उसकी साइकोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। किस तरह की ट्रेनिंग होती है? देखिए, हमारे आँख और कान ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़बान थोड़ी कम चलती है हमारी। अगर आप ध्यान से देखें तो आदमी की चाल बता देती है कि वो आदमी कैसा है। अच्छा, ऐसा कोई मिशन जो आपको लगे, ऐसा कोई ऑपरेशन आपके टेन्योर में जिसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ी भूमिका निभाई? टेलीफोन लाइनें उनकी काट दी थी, उनके ब्रिज वगैरह उड़ा दिए थे, उनके और प्रॉब्लम क्रिएट की थी, उनके कैंटोनमेंट पे अटैक कराई। हालत ये हो गई थी कि वो अपनी कैंटोनमेंट में उनकी आर्मी छुपने लगी थी, मतलब दे वर नॉट सेफ इन देयर ओन कंट्री। तो 1971 में जब ये बांग्लादेश के लिबरेशन किया चल रहा था, ये युद्ध वॉर चल रही थी, तब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी। आप इंदिरा जी तो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मानिक शाह को बुलाया जो आर्मी चीफ थे, और हमारे आर.एन. काओ जो थे उनको बुलाया, और उन्होंने मानिक शाह को कहा कि जनरल, ये बहुत पॉपुलेशन उधर से इधर आ गई है और ये आगे भी हमें परेशानी होगी, मुझे इस पाकिस्तान के हिस्से को लिबरेट कराना है। हमारी पाकिस्तान के ब्रांच में एक कर्नल एम.एस. मान हुआ करते थे, वो ही वाज ए मास्टर। पूरी वहाँ की पाकिस्तान का स्केच उनके हाथ में रहता था। जब आप चाइना ब्रांच में थे तब ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो कि जो बड़ा क्रूशियल रहा हो? उस वक्त तो सिक्किम लिबरेशन हुआ था, बगैर एक गोली चले वो इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, उसको हमने मर्ज कराया, और हमारे रॉ के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे। चाइना की नाक के नीचे हमने काम किया था। इससे बड़ा ऑपरेशन मेरे को सुनने में नहीं मिलेगा। चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरवीन करे थोड़ा बहुत। मैंने सोचा कि इतना जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, जो शायद पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, इस पर भी बात है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए थी। हमारे रॉ के चीफ काओ साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप अपने लिखिए कुछ, तो उन्होंने कुछ अपने मेमोयर्स लिखे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर एक एम्बार्गो लगाया हुआ है कि 25 साल के बाद खुलेंगे। रविंदर सिंह यहाँ से भाग गया था, जो CIA का एजेंट था, उसको भी पूरा मैंने एक्सपोज किया है इसमें। ये पूरा इंसिडेंट आप बताइए ना। रविंदर सिंह वैसे काफ़ी कैपेबल ऑफिसर था, लेकिन बाद में ये कुछ लालच की वजह से ये CIA के लिए काम करने लगा। एक जूनियर ऑफिसर को ही इस पे शक हुआ, ये अरेस्ट हो जाता, लेकिन ये अगर अरेस्ट हो जाता, नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। हम लगातार कई एपिसोड्स कर चुके हैं, लगभग 90 एपिसोड्स होने को आ गए हैं, और प्रयास यही रहता है कि हर तरह से जो नया इम्पैक्टफुल कंटेंट हो वो लेकर के आपके सामने हम प्रस्तुत हों, सही इन्फॉर्मेशन लेकर के आएँ। और लगातार जितने भी जो शोज़ हुए, जितने एपिसोड्स हुए हैं, उनका फीडबैक बहुत अच्छा रहा है, और कुछ नाम है जिनकी आप ही लोगों ने फरमाइश की थी, और आप ही लोगों के कहने के चलते एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गेस्ट को हमने यहाँ पे मंथन पर आज बुलाया है। R.K. यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका इंट्रोडक्शन दूं तो आप एक सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि आपकी किताबों में भी जो लिखा है फॉर्मर रॉ ऑफिसर, R&AW, बिल्कुल हम रॉ नहीं बोलते यूजुअली। अच्छा रॉ का मतलब कुछ और निकल जाता जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपका ये जो करियर रहा है एक फॉर्मर ऑफिसर के तौर पर, अब तो आपकी सेवानिवृत्ति हो गई है, तो किस तरह का आपका करियर रहा है, किस तरीके का आपका करियर ग्राफ रहा है एज अ ऑफिसर? देखिए, ये एक छुपी हुई संस्था थी।
जब हमने ज्वाइन किया था तो हमारे परिवार को भी नहीं पता था कि हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। क्योंकि कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, कोई वर्दी नहीं होती, लेकिन कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, कोई वर्दी नहीं होती, अपॉइंटमेंट लेटर पे RNDW नहीं लिखा होता, रिटायरमेंट लेटर पे RNDW नहीं लिखा होता। ये हमारे जो फाउंडर थे RN काओ, उन्होंने इस तरह की सीक्रेसी मेंटेन की थी इस चीज़ की कि ये पब्लिक डोमेन में ना आए यूजुअली। तो हम कैबिनेट सेक्रेटरीट के एम्प्लॉइज़ कहलाते थे। उसी में एक ये विंग है जिसको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नाम से बनाया था, और जो का भारत के बाहर हमारे देश की सुरक्षा और इंटेलिजेंस और दूसरे जो देश के हित में जो भी बातें हैं उनके लिए हम काम करते हैं। तो यादव जी, जैसा कि आपने बोला कि कोई वर्दी नहीं होती है, कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, लेकिन तब भी आपका काम उतना ही क्रूशियल, उतना ही क्रिटिकल होता है जितना बॉर्डर पे खड़ा हुआ एक सिपाही का काम होता है। देश की सुरक्षा को लेकर के आप इंटेलिजेंस में काम करते हैं, कोई भी ऐसा इनपुट होता है जो बहुत क्रूशियल होता है देश के लिए, आप लोग वो इकट्ठा करते। मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ कि क्या चैलेंजेस रहते हैं एक RNAW एक ऑफिसर के, क्योंकि आपने बोला कि कहीं पे लेटर में, अपॉइंटमेंट लेटर में नहीं लिखा होता, घर वालों को भी कई बार नहीं पता होता कि काम कहाँ कर रहे हैं। क्या चैलेंजेस रहते हैं खुद के लिए, फैमिली के लिए? फैमिली से तो कुछ चीज़ें, कोई भी बात डिस्क्लोज नहीं होती थी। व्हाट यू आर डूइंग, क्या कर रहे हैं आप, किस तरह कर रहे हैं, फैमिली को उससे कोई लेना देना नहीं था। सवेरे अपने तैयार होकर चले जाते थे। मगर पता था उनको कि आप RNAW के लिए काम कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी? कहीं खुफिया विभाग में काम कर रहे हैं। RNAW का नाम नहीं था, तो किस तरह का खुफिया विभाग है, क्या है, ये कुछ डिटेल्स नहीं मालूम थी, और बताने की कोई सेंस भी नहीं थी उनको। क्यूरियोसिटी भी नहीं होनी चाहिए, होती थी, लेकिन फिर भी हम ये सीक्रेसी मेंटेन किया करते थे। और चैलेंजेस तो देखिए, आप हमारे पास आप जैसे आपने कहा कि बॉर्डर पे सिपाही खड़े होते, तो उनको तो टारगेट पता है। हमें टारगेट ढूंढने पड़ते थे, बनाने पड़ते थे, और किस तरह वो देश हित में काम आ सकते हैं। तो वो हमारा छोटे से छोटा एम्प्लॉय से लेकर ऊपर जो हमारे रॉ के चीफ हुआ करते थे, उनका भी ये एक किस्म की हर तरह की प्लानिंग, इंडिया की डिफेंस, इंटेलिजेंस और दूसरे इंडिया के वेलफेयर के लिए वो हम खुद ही अपना आप प्लान करते थे और उसको इम्प्लीमेंट भी करते थे। मगर कहीं ना कहीं यादव जी, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, जैसे ही आप इस विंग का नाम लेते हैं तो एक क्यूरियोसिटी बन जाती है कि मतलब अच्छा इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, किस तरह से काम होता होगा, और ये बड़े दिमाग के बहुत शार्प होंगे ये लोग, क्योंकि इनको कहीं से भी जो भी क्लू होता होगा, लीड्स मिलते होंगे, उनको पिक करते होंगे कहीं पे, मतलब बहुत क्लोजली निट ये विंग है। तो क्यों ऐसा होता है कि इतनी क्यूरियोसिटी लोगों में होती है? मुझे लगता है ये जो एपिसोड जो भी देखेगा उसके अंदर भी बहुत सारे, क्योंकि आपको पब्लिक डिमांड पे, भाई लोगों की डिमांड थी कि आपको बुलाया जाए, तो मैं इसी नाते आपसे पूछ रही हूँ लोगों के बिहाफ पे कि किस तरह से ये क्यूरियोसिटी होती है, क्यों ये क्यूरियोसिटी होती है? देखिए, हम आम गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो डिफेंस के हैं चाहे पुलिस के हैं, उनकी तरह हम लोग फिगर आउट नहीं होते। हम एक किस्म से छुपे हुए रहते हैं, आम आदमी की तरह चलते हैं, आम आदमी की तरह जाके अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। वहाँ बैठ के जो काम होता है वो दूसरे किस्म का होता है। और हमारी जैसे विंग ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया में तो नहीं है, लेकिन आज जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, तो हमारा काम ज़्यादातर तो इन दोनों देशों के ख़िलाफ़ काम करना है, जो कि हमारे हर तरह से दुश्मन भी रहे हैं और इनसे लड़ाइयाँ भी होती रही। तो इसमें हम लोग ज़्यादातर, हमारा काम इनके अगेंस्ट ही है, और ऐसे एलिमेंट जो इंडिया के बाहर भी हमारे हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको ट्रेस करना और उनको निपटाना, ये सब काम हम करते हैं। अच्छा, निपटाने का भी काम? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, बड़ा मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये लग रहा है कि देखिए हर किसी को ना अच्छा लगता है कि हमने ये काम पूरा किया, ये मिशन पूरा किया, तो एक पीठ थपथपाने वाली बात होती है। पब्लिक डोमेन में लोग आते हैं कि अच्छा इन्होंने ये अचीव किया, वो अचीव किया। आपको नहीं लगता कि एज मैं रॉ ही बोलूँगी, रॉ ऑफिसर की मतलब एक बड़ी गुमनामी की ज़िंदगी आपको नहीं लगती है कि हाँ, मतलब अपना ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन का काम
अगर इसको बोलूँ तो? ये पूरी ज़िंदगी गुमनामी में बीतती है, इवन रिटायरमेंट के बाद भी। और ये मैंने एक रिस्क लिया था जब ये मैंने देखा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हमारी कमिंग जनरेशन को तो पता होना चाहिए कि ये है क्या, जो पीछे कर गए और चुप रहे चल रहे और यहाँ से चले गए, विदा हो गए, ऊपर चले गए। इसलिए मैंने ये किताब लिखी है। और ये बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, क्योंकि जब मैं ये किताब मुझे मिली तो मैं पढ़ भी रही थी, मेरे अंदर भी वही सवाल था और टीम के साथ बैठी तो उनका भी यही सवाल था कि बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है इस पे। किताबों पे मैं बात करूँगी, बिल्कुल है। बहुत बहुत क्रूशियल मुझे लग रहा था कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अरेस्ट होऊंगा जी। जब ये 2014 में किताब आई थी तो मुझे लग रहा था, लेकिन उस वक्त बाई चांस नई गवर्नमेंट आई थी नरेंद्र मोदी की और नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बने थे, नया सेटअप था, तो उन्होंने ये रिस्क लेना मुझे लगता है ठीक नहीं समझा कि ये लेंगे तो अगर ये ह्यूमन बॉम्ब को टच करोगे तो फिर वो फटेगा। तो उसको देखते हुए फिर इन्होंने साइलेंट मूड अपना वो रखा और किताब को किसी ने छेड़ा नहीं। ये आप नई सरकार की बात करें या 2014 में जो आउटगोइंग कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी बात? उसके बाद आई थी। अच्छा, जब नई सरकार अपॉइंट हो चुकी थी। उसके बाद आई थी जी। क्योंकि ये कई साल का रिसर्च वर्क था, तो वो मैंने ये 10 के आसपास शुरू की थी, तो 3-4 साल इसमें लगे थे। अच्छा, ऐसे कौन से ट्रेनिंग होती है? मतलब मैं बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं पूछूंगी, क्योंकि पत्रकार होने के नाते मेरे ऊपर भी एक देश की प्रोटेक्शन को लेकर के एक बहुत बड़ी कंधों पे जिम्मेदारी है, तो वो क्रूशियल क्वेश्चंस तो देखिए मैं नहीं पूछूंगी, लेकिन कुछ ऐसे आम पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन जा सकती है सिर्फ उनके बारे में ही हम बात करेंगे, और जो ज़रूरी है जाना उतनी ही हम बात करेंगे। तो ट्रेनिंग की अगर बात करें तो किस तरह की ट्रेनिंग आप लोगों की होती है? देखिए, क्योंकि आखिरकार आप लोग भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। देखिए, फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है जी, फिजिकल भी होती है। दूसरा, हमारी जो स्टडीज़ हैं वो एक किस्म से किस तरह हमें कहाँ किस तरह का काम करना चाहिए, उसके लिए किस तरह हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए, किस तरह अपने आप को उस काम के लिए गेयर अप करना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग हमारी बाकायदा जब रिक्रूट होते हैं तो होती है। और हमारी ट्रेनिंग हम आम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से, हमारे यहाँ का एम्प्लॉई, उसकी साइकोलॉजी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी इंटेलिजेंस थोड़ी सी ज़्यादा है। ये तो चाहे हमारा सिपाही है, चाहे हमारा ऊपर का रहा का सेक्रेटरी है, तो वो औरों से थोड़ा सा ऊपर रहता है, उसकी सोच जो है इनसे थोड़ी डिफरेंट है। एक्यूरेसी यादव जी कितनी होती है? जैसे कोई लीड मिलती है आपको, क्योंकि ये सारा खेल एक आपका इंस्टिंक्ट्स का होता है। देखिए क्या होता है, अब तो इतनी फिल्में बन गई, इतने शोज़ बन गए हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि एक समझ में आ जाती है कि लीड्स मिलती हैं, लीड्स मिलने के बाद आपकी एक्यूरेसी बहुत काम होती है, और फिर इससे सबसे बड़ी बात होती है आपका इंस्टिंक्ट। आप कहते हैं कि आप कितना वेल इन्फॉर्म्ड हैं, आपके आसपास क्या चीज़ें होती हैं, कुछ भी मूवमेंट होती है तो उसको लेकर के किस तरह की ट्रेनिंग होती है एक रॉ के सिपाही की, मैं ये कहूँगी अफसर? देखिए, हमारे आँख और कान ज़्यादा इफेक्टिव हैं, ज़बान थोड़ी कम चलती है हमारी, तो उससे ही जजमेंट होता है। फिर आदमी आजकल ये भी है कि अगर आप ध्यान से देखें तो आदमी की चाल बता देती है कि वो आदमी कैसा है। तो इस तरह की हर तरह की साइकोलॉजिकल, जैसे साई वार बोलते हैं, वो सब ट्रेनिंग वगैरह यहाँ पे दी जाती है, और लंबी ट्रेनिंग होती है, और फिर भी सीखते रहते हैं। बाद में ज्वाइन करने के बाद, नौकरी करने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद फिर कुछ रिफ्रेशिंग कोर्स होते हैं कि भाई ये नई चीज़ें आई हैं, इनको दोबारा सब, ये भी इनको अब तो साइबर का केस युग आ गया है जी। जब हमने ज्वाइन किया साइबर युग नहीं था जी। तो कैसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, कैसे पाकिस्तान के मैसेज कैच करने हैं। जैसे हमारी एक टेली कम्युनिकेशन विंग होती है, जो अभी जिक्र कर रहे थे। इससे पहले जब हमने 70s में ज्वाइन किया तो हमारी एक टेलीकॉम विंग हुआ करती थी। टेलीकॉम विंग कहाँ से थी? जम्मू से लेकर नीचे ओखा गुजरात तक बॉर्डर पे। तो वो इसमें अपने वो हेडफोन लगा के बैठे रहा करते थे, और फ्रीक्वेंसी पे
क्योंकि पाकिस्तान वाले वायरलेस मैसेज करते थे, उन किस फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, वो बैठे बैठे फ्रीक्वेंसी चेक करते रहते थे और जिस फ्रीक्वेंसी पे पकड़ा गया उसको रिकॉर्ड कर लेते थे और उसको फिर हमारे हेडक्वार्टर में भेजा जाता था, वहाँ उसको एनालाइज किया जाता था कि ये इन्फॉर्मेशन किस तरह की है। तो एक विंग ये भी हमारी हुआ करती थी, इसको टेलीकॉम विंग बोला करते थे। अब युग बदल गया है, अब साइबर युग आ गया है, अब तो एक मशीन आ गई है, उसमें ये आपका नंबर मेरा नंबर सब कुछ डाल दो, सब कुछ ऑडियो वीडियो फोटो वोटो सब रिकॉर्ड होती रहती है। ये अभी नई एक मशीन है। तो मैं यही समझना चाहूँगी 1970 और अभी 2024 पूरा एक क्रांति हुई है डिजिटल की, जैसे आप कह रहे हैं। तो ऐसे में ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको याद हो कि आप कहना चाहें कि अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी तब होती तो हम क्या से क्या कर लेते या क्या चीज़ें आसान होती, इस तरीके का ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आपको? अब इसमें हम कितना ही सोच लें, लेकिन उस वक्त वो इफेक्टिव थी। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी चेंज होती गई है उसी तरह डिपार्टमेंट इसको अडेप्ट करता गया है, उसी तरह के ऑफिसर रिक्रूट किए गए हैं, उसी तरह का काम आगे बढ़ता रहा है। ये तो ये जैसे जैसे ये डेवलप हुआ है, इसमें क्रांति आई है, तो उसी तरह हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग चेंज हो गया है। अच्छा, ऐसा कोई मिशन जो आपको लगे या ऐसा कोई ऑपरेशन जो आपको लगे? किताब में तो आपने कुछ मिशंस के बारे में बात की, उनके बारे में तो मैं अभी आपसे डिटेल में बात करूँगी, लेकिन ऐसा कोई ऑपरेशन या मिशन जो आपको लगता हो जिसने आपके टेन्योर में जिसने भारत के नेशनल सिक्योरिटी में एक बड़ी भूमिका निभाई हो? देखिए, हमारा मेन काम तो लड़ाइयों के बीच में ही है। अब मैंने 73 में ज्वाइन किया था यहाँ, तो मैं पहली पोस्टिंग मेरी राजस्थान में जोधपुर में हुई थी। और जोधपुर जो है वो सब सेंटर था एक किस्म से, फॉरेन वहाँ उधर के जासूस भी बड़े आया करते थे इधर, और उसको रोकने के लिए पाकिस्तान के। और आप देखिए जब 71 वार हुई तो राजस्थान सेक्टर पे जब हमारी आर्मी गई है, उनको आगे ऐसा स्पेड वर्क मिला है कि वो मीलों अंदर चले गए थे और हमारे लोग उनसे आगे थे। टेलीफोन लाइनें उनकी काट दी थी, उनके ब्रिज वगैरह उड़ा दिए थे, उनके और प्रॉब्लम क्रिएट की थी। तो इंडियन आर्मी की एक स्मूथ एंट्री जो राजस्थान में हुई थी, इतनी और जगह नहीं, इतनी अच्छी तरह नहीं हुई थी। इसका सारा स्पेड वर्क हमारे ही जो ऑफिसर थे, यंग थे, चाहे वो सिपाही था चाहे और सीनियर थे, सब ने मिल के किया था। और मुझे यहाँ एक चीज़ और भी कहनी होगी कि ये जेपी दत्ता ने एक फिल्म बनाई थी अभी, तो इनका जो चाचा था ना, कर्नल एम.एन.सी. दत्ता, वो मेरा वहाँ पे बॉस था जोधपुर में, और 71 की लड़ाई में उसने बहुत बड़ा काम किया था। अब वो जो स्टोरी वगैरह वहाँ गई होंगी, जैसे गई हैं ये, तो उसमें मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन उसका बहुत बड़ा रोल था और वो बड़ा कैपेबल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था। और इसका प्रूफ तो यही है कि वो अभी आके वो 71 की लड़ाई में वो एक सरदार जी उसमें प्लेन में लेके गए थे अटैक करने, वो गिर गए थे, ये चीज़ें देखी है। तो ये सब उस टाइम पे की अचीवमेंट पे ही बेस्ड है ये सब। तो इस हमारा इस रीजन में बहुत बड़ा काम हुआ था, और जगह भी हुआ था इसमें। तो 1971 में जब ये बांग्लादेश के लिबरेशन के चल रहा था, ये युद्ध वॉर चल रही थी, तब आपकी ट्रेनिंग चल रही थी? आप नहीं, मैं 73 में आया था। 73 में। लेकिन 71 का हम सुनते हैं क्योंकि मेरे आर.एन. काव साहब से भी अच्छे रिलेशन रहे थे, जो रॉ के फाउंडर थे। उनके नंबर 2 थे शंकर नायर, जिन्होंने बांग्लादेश का ऑपरेशन किया था। वो बड़े डैशिंग और बड़े एक किस्म से डेयर डेविल ऑफिसर थे। जब मार्च 71 में हमारे वहाँ से 2 लाख से ज़्यादा हिंदू रिफ्यूजी आ गए थे इधर बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान से उस वक्त जी। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट परेशान हुई कि ये तो इंदिरा जी तो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मानिक शाह को बुलाया जो आर्मी चीफ थे, और हमारे आर.एन. काव जो थे उनको बुलाया, और उन्होंने मानिक शाह को कहा कि जनरल, ये बहुत पॉपुलेशन उधर से इधर आ गई है और ये आगे भी हमें परेशानी होगी,
मुझे इस पाकिस्तान के हिस्से को लिबरेट कराना है, तो आपकी आर्मी तैयार है? तो जनरल मानिक शाह ने कहा कि मैडम, हमारी आर्मी जो है उसकी ट्रेनिंग हमारे बॉर्डर को डिफेंड करने की है, काउंटर ऑफेंसिव के लिए हमारी आर्मी को इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। तो इंदिरा जी ने कहा कि आप तैयार करिए, ट्रेनिंग दीजिए इनको, कितना समय लगेगा? कि उन्होंने कहा मिनिमम 6 मंथ्स। तो उन्होंने कहा अब आप जाइए और अपना काम करिए, और जब आप आश्वस्त हो जाएं कि मेरी आर्मी तैयार है तो आप आ जाना। या जनरल मानिक शाह चले गए, तब आर.एन. काओ वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा काओ साहब आप अपना काम करिए। तो देखिए, वो जो वहाँ से रिफ्यूजी आए हुए थे उनको जो उसमें से सेलेक्ट करके गुरिल्ला ट्रेनिंग उनको दी गई, और हमारे ऑफिसर भी गए थे अंदर ईस्ट पाकिस्तान में, और वहाँ पे जो इंटरनल उन्होंने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की, ब्रिज उड़ा दिए, रेलवे लाइनें उड़ा दी, उनकी कैंटोनमेंट पे इनके अटैक कराए, जो हमारे इनके वहाँ के जो ट्रेनिंग हमने दी थी उन पे, उनके कैंटोनमेंट पे अटैक कराई। हालत ये हो गई थी कि वो अपनी कैंटोनमेंट में उनकी आर्मी छुपने लगी थी, वहाँ पे जाके बैठ गए थे कि बाहर हम सेफ नहीं हैं, मतलब दे वर नॉट सेफ इन देयर ओन कंट्री। और वो हालत हमारे एजेंसी ने उनकी की थी। और ये मुझे कहने में काफ़ी इसका फ़ख्र है कि 3 दिसंबर को इंडियन आर्मी एंटर हुई, और 16 दिसंबर को 93,000 की फोर्स ने सरेंडर कर दिया। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद मेरे ख्याल इतनी बड़ी अचीवमेंट कहीं पे नहीं हुई। और इसका मेजर शेयर जो है इस क्रेडिट का, ये हमारी एजेंसी हो जाता है। मैं औरों को वो नहीं कह रहा कि और का हाथ नहीं था, और हमारी एजेंसी आईबी भी काम करती थी हमारे साथ, और डिफेंस का तो खैर रोल था ही आखिरी में, लेकिन हमारा इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में हमारी एजेंसी का बहुत बड़ा एक किस्म से हाथ रहा है। ये तो आपने इंटरेस्टिंग बात बताई। और इस शो पे अभी कुछ दिन पहले जनरल वीके सिंह साहब भी आए थे, तो उनसे भी बात हुई थी। तो उन्होंने 71 की वॉर के बारे में बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई थी कि किस तरह से एक ब्रूटैलिटी पाकिस्तान आर्मी ने की थी, और किस तरह से फ़ौज ने और बाकी सब एजेंसीज ने मिलकर, मैंने बताया ना 2 लाख इधर आ गए थे, वो ब्रूटैलिटी की वजह से ही आए थे। बिल्कुल। ये जो किताबें आपने लिखी हैं ये बहुत चर्चा में रही, दोनों ही किताबें। तो मैं सबसे पहले इस किताब के बारे में बात करूँगी। उससे पहले मैं आपका मंशा जानना चाहती हूँ, दोनों किताबें लिखने के पीछे आपका क्या विल था, क्यों लिखी हैं आपने ये किताबें? देखिए, एक किताब है मिशन R&W। हमारे राव के चीफ काओ साहब थे, मैंने उनको कहा कि आप अपने लिखिए कुछ, तो उन्होंने कुछ अपने मेमोयर्स लिखे हैं, और वो 2002 में ये नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम एंड लाइब्रेरी में रखे हुए थे। लेकिन उन्होंने इस पर एक एम्बार्गो लगाया हुआ है कि 25 साल के बाद खुलेंगे। अब उसमें क्या है क्या नहीं है, हालांकि मुझे वो बहुत चीज़ें मालूम है, उनसे ही डिस्कस हुई थी, तो वो इस किताब में लिख दिया। इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा कुछ होगा, अदरवाइज़ तो ये उनसे मिल के। एक उनके नंबर 2 थे शंकर नायर, जिन्होंने बांग्लादेश ऑपरेशन में काफ़ी बड़ा काम किया था, और भी बड़े ऑपरेशन किए थे, उनसे बैठ के भी डिस्कशन काफ़ी होती। फिर कुछ हमारे और सीनियर थे जो उनसे भी तो एक किस्म से अब मेरी अपनी माइंड की क्रिएशन तो ये है नहीं। फिर मैं यहाँ रहा हूँ, वहाँ भी सुनते थे कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे मैं यहाँ चाइना ब्रांच में रहा हूँ, बोस्टन, और चाइना का की ब्रांच में काम करना बड़ा एक हमारे यहाँ प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी। तो वो सब चीज़ें वो फिर जहन में थी। ऐसा क्यों प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी? ऐसे क्यों प्रेस्टीज की बात क्यों हुआ करती थी? कौन सी? जो आपने कहा कि चाइना ब्रांच में काम करना एक प्रेस्टीज की बात हुआ करती थी। चाइना और पाकिस्तान क्योंकि हमारे बड़े दुश्मन हैं।
इनमें हमारे यहाँ के सिलेक्टेड ऑफिसर जो होते थे उनको भेजा जाता था, ऊपर जो क्रीम ऑफिसर, क्रीम जो ऑफिसर थे वो इसको हैंडल करते थे। हमारी पाकिस्तान की ब्रांच में एक कर्नल MS मान हुआ करते थे। अब वो बड़ी पोस्ट पे नहीं थे, ये जो DIG रैंक के आसपास थे। वो ही वाज ए मास्टर। पूरी वहाँ की पाकिस्तान का स्केच उनके हाथ में रहता था। तो ये चीज़ें काम आती हैं लड़ाई में। हमारा मेन काम तो इन दोनों कंट्री को कंटेन करना था ना, और आर्मी के पीछे जो फोर्स हैं वो हम हुआ करते थे। हमारे नोट आर्मी को रेगुलर जाते थे। चाइना के साथ जो, जब आप वहाँ पे पोस्टेड थे, उस ब्रांच में, चाइना ब्रांच में पोस्टेड थे, तो उस दौरान ऐसा कोई क्योंकि डोकलाम भी हुआ, उसके बाद लगातार फेस ऑफ चल ही रहा है, और ये फेस ऑफ चाइना के साथ तो खैर जैसे आप भी बोल रहे हैं, और ये तो गलवान हुआ है, ये सारी चीज़ें, ये मुझे लगता है इतिहास में ये चीज़ें हैं, और पता भी है कि थोड़ा नेबर्स के साथ टेंशन्स ऑन एंड ऑफ चलती रहती है। लेकिन जब आप चाइना ब्रांच में थे, तब ऐसा कोई इंसिडेंट आपको याद हो कि जो बड़ा क्रूशल रहा हो, और अब आप पब्लिक डोमेन में उसे बोल सकते हो क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपकी किताब में भी है। उस वक्त तो सिक्किम लिबरेशन हुआ था। बिल्कुल। जिसका नाम ऑपरेशन थर्ड आई, जो आपने नाम लिया, ऑपरेशन थर्ड आई, वो हुआ था। तो देखिए 2500 माइल का एरिया, बगैर एक गोली चले, वो इंडिपेंडेंट कंट्री होता था, उसको हमने मर्ज कराया। और हमारे रॉ के 3 ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व थे, जिन्होंने सब ये मैनेज किया, मैनिपुलेट किया, और खर्चा भी कोई ज़्यादा नहीं हुआ था। वो इस तरह चाइना की नाक के नीचे हमने काम किया था। इससे बड़ा ऑपरेशन मेरे का सुनने में नहीं मिलेगा। चाइना की हिम्मत नहीं हुई कि उसमें इंटरवीन करे, थोड़ा बहुत भी करें, तो हमारी फोर्सेस दूसरी तरफ से तैयार थी। तो उन्होंने उस वक्त ऐसी कोई जुर्रत नहीं की कि वो इसमें इंटरवीन करे, और इतना बड़ा एरिया हमने इससे मिलाया। क्या उसमें क्या चैलेंजेस है, क्योंकि एक पूरा चैप्टर है ऑपरेशन थर्ड आई के ऊपर आपकी किताब में, ऐसे कौन से, क्योंकि मैं व्यूअर्स के लिए चाहती हूँ, क्योंकि अब तो ये पब्लिक डोमेन में ये इन्फॉर्मेशन है इस किताब के ज़रिए, ऐसे कौन से क्रूशल उसमें एरियाज थे इस मिशन के दौरान, इस ऑपरेशन के दौरान? देखिए वो जो चौकियाल था वहाँ पे, और वहाँ का राजा जो था वो ये राजे महाराजे जैसे अय्याश हुआ करते थे, इस तरह के थे। वो एक अमेरिकन वाइफ ले आया था सिक्किम के जो राजा थे। हाँ जी। तो वो फिर सब उसको मैनिपुलेट किया, किस तरह उसकी वीकनेसेस को यूटिलाइज किया हमने, उसको ब्लैकमेल भी किया, और इस तरह करके वो जो उसमें 3 जो ऑफिसर थे, 2 सरदार थे और एक बंगाली थे, तो उन्होंने उसको किस तरह मैनिपुलेट किया, बहुत बड़ी बात थी वो। और किस तरह कब्जा कराया, और इमरजेंसी जून 75 में लगी थी, और मई 75 में ये मर्जर हो गया था। और ये मर्जर कहलाया है, एनेक्सेशन नहीं कराया। एनेक्सेशन और मर्जर में फ़र्क है। मैंने पहले एनेक्सेशन लिखने की कोशिश की थी, फिर लेकिन दिमाग में काम किया कि एनेक्सेशन नहीं, मर्जर होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने बहुत सीक्रेटिवली आपने बोला कि ये पूरा काम हुआ इस तरीके से, और कोई ऐसा चैलेंज जो आपको आया हो, क्योंकि आपने बोला चाइना तो कुछ भी नहीं कर पाया इस मर्जर में, नहीं कर पाया कुछ। हाँ, चाइना की हिम्मत नहीं हुई, हिम्मत नहीं हुई। मैंने 62 की वार पे काफ़ी लिखा है, 62 की भी लिखा, और जब देश आज़ाद हुआ था उस वक्त IB की क्या कंट्रीब्यूशन थी हमारी। IB, हम बेसिकली तो IB से निकले हुए हैं, ये डिपार्टमेंट बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। जब 47 में देश आज़ाद हुआ, तो मैकमोहन लाइन है हमारे चाइना इंडिया के बीच में, जो ब्रिटिश टाइम में एक इमेजरी लाइन वो ड्रॉ की थी। तो हमें नहीं पता कौन सी, उनको भी नहीं पता। तो हमारे IB के लद्दाख में जो स्टाफ पोस्टेड था, उसमें वो भी एक सरदार जी करम सिंह हुआ करते थे। तो वो जैसे मई में वो मौसम खुलता है, अदरवाइज़ तो वो बर्फ़ से ढका हुआ होता है। तो मई में वो जाते थे 2-3 महीने। वो उस का कोई खाने वाने का इंतजाम नहीं था। ये बिस्कुट वगैरह ये चीज़ें ले जाया करते थे, नमकीन अपने ले जाके वही खाते रहते थे, और वहीं 2-3 महीने काम करके वहीं बेचारे सो जाते थे, फिर वापस आया करते थे।
और वहाँ पे झंडे गाड़ आते थे और इंडियंस कुछ और चीज़ें डाला तो चाइनीज आते वो देखते थे ये तो इंडियन टेरिटरी है। इस तरह से उन्होंने हमारा बहुत एरिया आगे तक बढ़ाया करम सिंह ने। और इसकी फिर 58 में तक वो काम किया। 58 में वहाँ पे चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन होगी, वो अरेस्ट भी हुआ था। फिर बाद में वो छूट गए थे, सब उनके भी छूटे थे, हमारे भी छूटे थे। और उस जूनियर ऑफिसर की रिकग्निशन के लिए अभी प्रधानमंत्री अंडमान निकोबार गए थे और एक छोटे आइलैंड का नाम करम सिंह आइलैंड रखा है। तो ये हिस्ट्री, हमारी जो इंटेलिजेंस हिस्ट्री छुपी हुई है जिसमें सब चीज़ें हैं, ये उसकी रिकग्निशन में ही ये काम हुआ है। बहुत सारी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है आपकी इन किताबों में, तो ये भी मैंने सोचा कि इतना जो क्रूशल इन्फॉर्मेशन है जो शायद पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, इस पर भी बात है। वैसे तो नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कहा ना कि ये एक मेरे दिमाग में, जहन में ये बात आई कि ये हमारे बड़े बड़े जो चीफ थे वो काम करके मैंने एक दफ़ा काव साहब से पूछा, तो फाउंडर, मैंने कहा आप ये अपने किताब क्यों नहीं लिखते, रॉ के जो फाउंडर, आपके पास इतनी सीक्रेट्स हैं। तो कहने लगे आई विल डाई विद ऑल दी सीक्रेट्स। ये आपने किताब में भी मेंशन किया। ये उनसे, तो वो इतने किस्म से सरकमस्क्राइब थे कि पता नहीं क्यों इन चीज़ों से। हाँ, हम या तो वो क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के उनकी ट्रेनिंग थी, ये थी, हम आज़ाद देश में पैदा हुए थे, हमारे दिमाग की थिंकिंग कुछ और होगी। तभी ये मैं तो हिचका नहीं, मैंने कहा, मैंने रिस्क लिया था, मुझे ये लग रहा था कि ये मेरे पे एक्शन होगा और उसके लिए मेंटली तैयार था, लेकिन गुड सेंस प्रिवेल्ड और उन्होंने कोई मेरे पे एक्शन नहीं। मगर आपको नहीं लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के भारत की इतनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आना, हालांकि मोसाद हो गया, इसराइल की हो गई फोर्सेस, CIA हो गया, अपना क्या कहते हैं KGB वगैरह हो गए, इनके सारे जो ऐसे मिशंस होते थे, ऑपरेशंस होते थे, उन पर फिल्में भी बनी है, पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन भी है, तो ये गलत नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछ रही हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के इतनी क्रूशल, इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन पब्लिक के बीच में आना जायज़ बात है? नहीं, इससे बताइए क्या देश को कोई नुकसान हुआ? नहीं, नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन ये कुछ कोई ऐसी चीज़ लिखी है जो देश की, मैंने हमारा वो एटॉमिक के प्लांट का एनरिचमेंट कहाँ होती है और उसको मैं कितना करना चाहिए, जिस तरह से ये प्रोसेस होता है, जिस तरह से मिशन कंप्लीट होता है, जिस तरह से इंफॉर्मेशन आप लोग लेते हैं, जो काम करने का एक होता है इंटेलिजेंस का जो वे ऑफ वर्किंग होता है, उस तरीके, उनके तरीके जो होते हैं, उस तरीके से हालांकि लोगों को तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, लेकिन वही मैं बात बोल रही हूँ कि इतनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कि आपकी कार्य प्रणाली कैसी होती है रॉ की, वो पब्लिक डोमेन में आना, अब वो हो चुकी ना। अब तो युग बदल चुका है, अब साइबर युग आ गया है, इसमें ये कंप्यूटर में डाला हो, सब पता नहीं सारा सब कुछ निकल आता है। ये चीज़ उस वक्त ये चीज़ें कहाँ थी? तो ये जब हमने ये किताब का सोचा था, ये था, तो मैंने कहा था कि देश की आने वाली जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारी इंडियन इंटेलिजेंस का इस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी, इसमें किसी एक कारण काव को मैंने काफ़ी इसमें जो है रेस्पेक्ट दी है, और कुछ ऑफिसर जिसने ठीक काम किया उनको दिए। अब रविंदर सिंह यहाँ से भाग गया था, जो CIA का एजेंट था, उसको भी पूरा मैंने एक्सपोज किया है इसमें। ये वो वाला भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। ये वाला आप, ये पूरा चैप्टर है रविंदर सिंह पे। ये पूरा चैप्टर है, तो इसके बारे में भी प्लीज हमें बताइए ना। ये क्या, ये पूरा इंसिडेंट क्या था, ये रविंदर सिंह वाला CIA एजेंट वाला? ये पूरा पासपोर्ट की कॉपी मैंने लगा, पूरा आपने पासपोर्ट की कॉपी और ये सारी चीजें आपने जी इस तरह से किए। ये पूरा इंसिडेंट आप बताइए ना। देखिए, ये जो था, रविंदर सिंह वैसे काफ़ी कैपेबल ऑफिसर था, उसका कंट्रीब्यूशन भी रहा है। रॉ में किस पोजीशन पे थे? ये आर्मी का मेजर था। अच्छा। और पहले ये पंजाब में अमृतसर में पोस्टेड रहा, फिर ये दिल्ली में रहा, फिर ये हॉलैंड में रहा, और ये हाशिम कुरैशी जो था, जिसने
से हमने 70 वार से पहले एक प्लेन हाईजैक करके लाहौर में जलवाया था, और उसके बाद ये पाकिस्तान की जेल में आसिम कुरैशी रहा और फिर ये हॉलैंड चला गया। तो उसको लाने में रविंदर सिंह का बहुत बड़ा हाथ था यहाँ पे। लेकिन बाद में ये कुछ लालच की वजह से ये CIA के लिए काम करने लगा, और इसने ज़्यादातर हर डेस्क से इंफॉर्मेशन लेता था, और उसकी वो कंप्यूटर से बाकायदा कोई एक सिस्टम क्रिएट किया था CIA ने, उससे उनको भेज दिया करता था वहाँ पे। इसकी एक जूनियर ऑफिसर को ही इस पे शक हुआ, और फिर उसने सीनियर्स को बताया, और फिर इन्होंने जानबूझ के कुछ इसको ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिए कि ये CIA को पास करे, और वो कर दिए उसने। तो फिर शक हो गया, पुख्ता हो गया। ये पकड़ा जा सकता था, ये अरेस्ट हो जाता। लेकिन ये अगर अरेस्ट हो जाता तो हमारे यहाँ के कई सीनियर और इवन रॉ का सेक्रेटरी जो था वो भी घेरे में आ जाता है इसके जुडिशियल रिव्यू में, वो भी आता काबू में। तो इसको इन्होंने एक किस्म से भगाया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो ये बाकायदा जब ये एक मैसेज भी बाद में पकड़ा गया था, ये जब प्लेन से काठमांडू से भाग रहा था, बेल्जियम ब्रसल्स गया था, तो इसने रॉ के चीफ को वहाँ से फ़ोन किया था, और वो रिकॉर्ड पे कि मैं जा रहा हूँ। ये आप बात बता रहे हैं 1991 की? हाँ, 1991 की ये बात बता रहे हैं आप? तो ये और ये हमारे यहाँ बड़े कुछ ऐसे भी जो देश हित में अंदर ही अंदर काम, वो जिसने सब कुछ किया था ना, वो सारे डॉक्यूमेंट उसने मुझे दिए थे, रविंदर सिंह के। उसी के बेस पे ये लिखी गई थी डिटेल्स। जो पूरा चैप्टर आपने हाँ, लिखा हुआ है, रिमोट वो फोटोकॉपी अंदर से आई थी खबर, ये सारी खबरें।